नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी और हमारे साथ हैं राहुल कंवल। भारत की राजनीति में एक ऐसा मौका, संसद के भीतर सवाल 30 बरस के इतिहास को दोहराने का नहीं है, आजादी के बाद एक ऐसा मौका जिसके जरिए समझा जा सकता है कि पहली बार गैर कांग्रेसवाद का नारा चाहे 5 दशक पहले दिया गया हो, लेकिन ऐतिहासिक तौर पर संसद के भीतर पहली बार कांग्रेस के अतिरिक्त कोई राजनीतिक दल आया है, तो इस बार जादुई आंकड़े को पार कर गए। और दरअसल एक खास प्रोग्राम हम लोगों ने यहां पर किया है। क्या राहुल, ये नजारा देखकर आपको क्या लग रहा है? सभी सांसद हैं बीजेपी के। कई सांसद प्रसून में देख रहा था, पहले इससे एक दूसरे से मिले भी नहीं है। पहली दफा कह रहे थे कि मैं सांसद हूं, मैं यहां से चुन के आया हूं, मैं सांसद हूं। मुबारक हो आप सभी को। ये बीजेपी की महापंचायत है और अगली कुछ मिनटों में हम जानने की कोशिश करेंगे कि देश की दशा दिशा इन सांसदों के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में क्या होगी। यही मकसद है इस महापंचायत। अद्भुत उम्मीद है देश को। वजह उसकी बहुत साफ है। इस देश ने जनादेश जिस तरीके का दिया है, उसमें लोगों के भीतर कल्पना की जा सकती है कि न्यूनतम जरूरत आजादी के बाद, 60 वर्ष के बाद न्यूनतम जरूरत भी चाहिए और उसके साथ विकास की चकाचौंध में गोते लगाता हुआ हिंदुस्तान भी देखना चाहते हैं। शुरुआत करते हैं। दरअसल कई रंग कहते हैं, दिल्ली का मतलब सत्ता होता है और सत्ता का मतलब ताकत होती है, तो शुरुआत वहीं से करेंगे। दिल्ली के चंद सांसद हमारे साथ बैठे हैं, लेकिन एक परिचय बता देते हैं। सिनेमा छोड़कर मनोज तिवारी चुनाव लड़ते हैं, जीत जाते हैं। दलित राजनीति दरकिनार करते हुए बीजेपी में शरीक होते हैं। उदित राज भी चुनाव जीत जाते हैं। दरकिनार नहीं किया, और उदित राज ने राजनीति के जरिए दलित राजनीति को एक नया आयाम दिया। ठीक है, ये नया आयाम दिया। और कांग्रेस छोड़कर जगदंबिका पाल बीजेपी के साथ खड़े हो जाते हैं। इतिहास वहां भी नए तरीके से लिखा जाता है। सारी परिस्थितियों के बीच में शुरुआत उदित राज आप ही से, क्योंकि कहते हैं पहली बार इस देश में जातीय समीकरण टूट गए और दलित, खास तौर से यह किस्सा आज का नहीं है, बाबा साहब के दौर से है, जब गांधी जी से वो फर्स्ट टाइम टकराए थे। आज के इतिहास में आजादी के 60 बरस बाद क्या मान के आप चल रहे हैं कि अब नरेंद्र मोदी सत्ता संभालेंगे, तो फिर जातीय समीकरण कैसे वो तोड़ पाएंगे और भारत की राजनीति में इतिहास कैसे लिखा जाएगा आने वाले वक्त में? उदित राज जी, दिल्ली से। जाति तोड़ने की शुरुआत हो चुकी है। इस चुनाव के परिणाम ने वो बात सिद्ध कर दिया है। और उत्तर प्रदेश और बिहार, जहां से कास्ट सेंटीमेंट पर कास्टिज्म ज़्यादा था पॉलिटिक्स में, वहां से जो जवाब आया चुनाव रिजल्ट के द्वारा जरिए, इससे हम समझ सकते हैं कि कास्ट इज ब्रेकिंग, बट हमें परफॉर्म करना पड़ेगा। और अगर हम परफॉर्म कर जाते हैं, एंड आई एम श्योर कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी परफॉर्म करेंगे, क्योंकि उन्होंने किया है जिंदगी में। अब वो देश के प्राइम मिनिस्टर होंगे जी, आपके नहीं। तो इसलिए एक कास्ट बैरियर वीकेंड होगा, टूटेगा, इतना यह होने वाला है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि उनके हाथ में एडमिनिस्ट्रेशन न रहा हो, परफॉर्म न किया हो। ही हैज प्रूव्ड ऑन द ग्राउंड। जब ग्राउंड को प्रूव किया तो दैट हैज टू बी रिप्लिकेटेड इन द सेंटर। सेंटर में जिस तरह से उन्होंने गुजरात को संभाला, उसी तरीके से सेंटर में रिप्लिकेट कर दिया, उसी मॉडल को कर दिया अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस प्रिवेलिंग इन डिफरेंट प्लेसेस। तो मेरा ख्याल है कि इट विल बी बिग ब्लो टू द कास्ट पॉलिटिक्स। और मैं तो इसके खिलाफ कास्ट पॉलिटिक्स का हूँ। डॉक्टर अंबेडकर ने भी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट की बात करी थी। ही नेवर वांटेड टू कंसोलिडेट द कास्ट। ये जो अंबेडकर को मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है तमाम पॉलिटिशियन, कंसोलिडेशन इज नॉट द अंबेडकर फिलोसफी, रादर एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट वाज हिज प्लान, की जो वाज मेन स्ट्रगल। बीजेपी की इस बार बम्पर जैकपॉट लगी है। सच सच आप लोग ये बताइए, कभी आपको उम्मीद थी, अनुराग अगर आपसे शुरू करें, कि इतने सारे सांसद आप सब मिल जाएंगे? पिछली बार आपने इतना हल्ला किया, पार्लियामेंट चलने नहीं दी, इतनी जबरदस्त तादाद में बीजेपी के सांसद चुने जाएंगे, उम्मीद थी आपको? सच बताइएगा। पहले तो राहुल जी आपका और आज तक का बहुत बहुत धन्यवाद कि सभी सांसदों को, अधिकतर सांसदों को भाजपा के यहां बुलाकर आपने बैठने का मौका दिया। देश के मतदाताओं का धन्यवाद जिन्होंने संसद में पूर्ण बहुमत हमें दिलाया है और धर्म जाति से ऊपर उठकर मोदी जी में एक नया नेतृत्व देखते हुए एक नए विश्वास के साथ एक नई उम्मीद को जनादेश दिया है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं कह दूं कि उनकी उम्मीदों पर हम खरा उतरेंगे।
आज मोदी जी जितने भावुक होकर भाषण किया है, उसमें एक बात बड़ी स्पष्ट साथ में कही है कि हमें जनताओं की उम्मीदों पर खरा उतरना है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जितने भी सभागार में बैठे हैं मेरे नए सहयोगी, कोई मेरे साथ 14वीं लोकसभा में भी थे और अब मेरे साथ फिर वो वापस 16वीं लोकसभा में भी हैं, हम सब इकट्ठे मिलकर देश की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। सवाल का जवाब नहीं दे रहे, बहुत सीरियस और जो आपने सवाल कहा, जो मोदी जी को मौका मिला था एक नेतृत्व का, उन्होंने पूरी ताकत झोंकी है पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ। हमें उम्मीद थी कि हम लोग 272 का आंकड़ा पार करेंगे। बोनस के साथ देश की जनता ने मेहनत के लिए और अच्छे नेतृत्व के लिए हमें बोनस साथ में दिया है। 272 पार करके 300 का आंकड़ा तो भी यहाँ पार पे किया। कोई सांसद ऐसा है जिसको लगा शायद कि मेरी सीट फंसी हुई है, हो सकता है कि मैं हार जाऊं, एंड में देख के लगा रहे वाह जीत गए, या सबको लग रहा था शुरू से ही कि जीतेंगे? मेरे बारे में तो रोज यही छपता था क्या भार कि पूरी हिमाचल की सरकार मेरी सीट पर बैठी है। हाँ। मुझे हराते हराते वीरभद्र जी अपनी पत्नी को हरा बैठे, अपनी सीट से हार बैठे। तो जो दूसरों को बारे में सोचता है, मुझे लगता है हमने, मोदी जी ने किसी के बारे में नहीं कहा, मुफ्त में बांटने की बात नहीं कही, जाति के धर्म के नाम पर या राम मंदिर के नाम पर वोट नहीं मांगा, सुशासन और विकास के नाम पर वोट मांगा है, अच्छी सरकार देने की बात कही, सबका साथ सबका विकास, और हम ये करने जा रहे हैं। तो इसी कोई बात है का जो विश्वास मानने को रखते हैं। तैयार है कि उसकी सीट बहुत फंसी हुई थी, बड़ा अच्छा लगा कि इवेंट में जीत गए, कि सभी को पूरा विश्वास था कि हम ही जीत रहे हैं? मैं देख आप अरे वाह मानना। मनोज सिन्हा जी। मनोज सिन्हा जी बताइए, थोड़ा पूरे देश के दर्शकों को अपना परिचय दीजिए और बताइए कि क्यों आपको लग रहा था कि गाजीपुर से चुनकर आए। जी मैं गाजीपुर से हूं, मनोज सिन्हा। जी। और वो सीट भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से बड़ी टफ सीट है। हाँ। तो मैं ये सोच के नहीं गया था कि मैं जीत के आ ही जाऊंगा, लेकिन मुझे लग रहा था कि शायद संघर्ष में जीत तो किस हासिल फैक्टर कर को आप सकते। क्रेडिट देंगे जीतने के लिए? नहीं, राजनीति की शब्दावली श्री नरेंद्र मोदी ने बदल दी है और मुझे लगता है कि देश की जनता ने वोट से ज्यादा राष्ट्रीयता पर जनमत संग्रह मान लिया था इस चुनाव को। और जो बात अभी हमारे साथी ने कही है, विकास और सुशासन, ये दो प्रमुख मुद्दे बन गए, जिससे जातीय समीकरण भी टूट गए और दलीय दीवारें भी टूट गई। यूपीए का मिसरूल समाजवादी पार्टी और बसपा, मुझे लगता है तिहरा फायदा भाजपा को मिला है और सोने में सुहागा रहा नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व। आपने कहा पूरी परिभाषा बदल दी गई। हमें लगता है माइक बगल में दीजिए, राजवीर जी बैठे हुए हैं। राजवीर जी, एक राजनीतिक प्रयोग कल्याण सिंह के दौर में देखा गया था जब उत्तर प्रदेश केंद्र बना था। बात अयोध्या और राम मंदिर का हम कर रहे हैं, और उस समय अटल बिहारी वाजपेयी दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुए थे। अगली पीढ़ी आकर तैनात हो गई, लेकिन अमित शाह जाते हैं तो सबसे पहले कल्याण सिंह से ही मुलाकात करते हैं। भारतीय राजनीति को शब्दावली बदलने की स्थिति में नरेंद्र मोदी किस तरीके से ले आए, आपके जहन में क्या आता है? देखिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो नेतृत्व है, वो केवल नेताओं ने नहीं, कार्यकर्ताओं ने नहीं, बल्कि उनका नेतृत्व इस देश में रहने वाले प्रत्येक नागरिक ने, प्रत्येक वोटर ने, चाहे वो किसी भी जाति का है, चाहे वो किसी धर्म का है, उन्होंने इस देश को परिवर्तन करने के लिए और देश में विकास हो, इसके लिए उन्होंने इतना बड़ा हमको जिता के भेजा है। और जहां तक आपने एक बात पूछी थी कि किसको ये उम्मीद थी कि कौन हारेगा, मान्यवर एक आध सीट छोड़ दीजिएगा, 1 लाख से ऊपर सब जीत के आए हैं। मैं उनका बेटा हूं, मैं 2,10,001 वोट से जीता हूं और ऐसे पिताजी के सामने जीत के आया हूं जो हमेशा माफिया और बाहुबली है। माने कल्याण सिंह जी के सामने, चूंकि उन्होंने उत्तर प्रदेश का एक एक सीट का मंथन किया है, 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इसलिए माननीय अमित शाह जी गए थे कि उनके अनुभवों का लाभ उठाया जाए, इसलिए माननीय अमित शाह जी गए थे। जहां इस मैंडेट ने देश के एक बड़े तबके को जोड़ा है, वहां दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जो कि आप सभी से थोड़े डरे भी हुए हैं, वो लोग जिन्होंने आपको वोट नहीं दिया। मैं बालियान साहब के पास आता हूं, क्योंकि मुजफ्फरनगर से आप चुन के आए, हमारी इलेक्शन एक्सेस आप तक पहुंची और हमने देखा कि जहां बहुत बड़ा तबका आपको चाहता था, वहां पर एक तबका ऐसा भी है जो आपसे खौफजदा है। वो लोग जो इस वक्त आपको टीवी पर देख रहे हैं, उनको आप क्या बताना चाहेंगे? क्योंकि सरकार बनती है, पीएम बनता है, वो सिर्फ उनके लिए नहीं बनता जो वोट देते हैं, उनके लिए भी होता है जो वोट नहीं देते हैं उस पार्टी को या उस उम्मीदवार को। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, मैं 4,01,150 वोट से जीता हूं और मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी जिन मतदाताओं की आप बात कर रहे हैं उनकी वोट 5.5 लाख है। अगर उनका कुछ हिस्सा मुझे ना मिलता तो शायद इतनी वोट से मैं नहीं जीत सकता था। दूसरी बात, जिनको नहीं भी मिला उन्होंने भी साथ आने का वायदा किया। पिछले 4 दिनों से मैं वहीं था। सब देश में एक साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, उनकी भी समझ में आ रहा है क्या मिला उन्हें। जिनको
रिफ्यूजी बना के बाहर भेज दिया गया और सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने एफिडेविट ले लिया कि आप अपने घर नहीं जा पाएंगे। 5 लाख रुपए के बदले घर ले चुके हैं। उसका जवाब किसी सरकार के पास नहीं है। अभी भी हजारों परिवार हैं जो मुजफ्फरनगर के राइट कैंप्स में रह रहे हैं। आप वहां पे चुने गए हैं एमपी, आप क्या करेंगे उनके? मैं आपको बताना चाहता हूं, कैंप्स खत्म हो चुके हैं। हर परिवार को 5 लाख रुपए मुआवजा दिया गया और साथ में एक एफिडेविट लिया गया कि आप कभी भी अपने घर वापस नहीं जा सकते सरकार के द्वारा। वो अपने घर वापस जाना चाहते हैं। एफिडेविट में लिखा हुआ है कि अगर अपने गांव अपने घर वापस जाएंगे तो 5 लाख रुपए आपको वापस देने पड़ेंगे। क्या आज तक देश में ऐसा हुआ है? बहुत बड़े बड़े दंगे हुए हैं, कभी आज तक ऐसे कैंप्स लगे हैं? ये कैंप्स प्रायोजित कैंप्स थे और इनको एक डिवीजन करना चाहते हैं इस रिलीजन बेस पे कि मुस्लिम एक तरफ रहे, हिंदू एक तरफ रहे। वो खुद कॉलोनी बनाना चाहते हैं, अलग प्रदेश सरकार। मैं तो खुद चाहता हूं वापस आए, वापस आने के लिए सब तैयार हैं। चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, प्रदेश सरकार एफिडेविट वापस ले, मैं 1 हफ्ते के अंदर सबको वापस अपने गांव में ले आजादी के बाद से ये सवाल इस देश पे गूंजते रहा है हिंदू मुस्लिम को लेकर। मुजफ्फरनगर ने एक लकीर इस दौर में खींची है। अग्रवाल जी हमारे साथ हैं, मेरठ से आते हैं। मेरठ से आने वाले दौर में हम लौट चले थोड़ा सा पीछे, हाशिमपुरा भी याद आता है, मलियाने के दंगे भी याद आते हैं। तब से लेकर अब तक हिंदुस्तान के इतिहास में मुस्लिम और हिंदू को लेकर कोई परिवर्तन नहीं आया, लेकिन पहली बार बहुमत आपको ऐसा मिला है। आप क्या सोचते हैं मुस्लिमों को लेकर वो कौन सी नीति होगी नरेंद्र मोदी के जरिए, जिसके जरिए हर कोई महसूस करेगा कि वो मुख्य धारा से जुड़ गया? मुझे ध्यान आ रहा है, आज तक के चैनल ने ही एक इंटरव्यू लिया था नरेंद्र भाई मोदी का, जिसमें यह कहा था कि लोकतंत्र की सफलता की कसौटी यह भी है कि माइनॉरिटीज का क्या होगा। नरेंद्र भाई ने उसका उत्तर दिया कि माइनॉरिटी का क्या होगा, यह कहां सवाल है, यह कहां कसौटी है। और मैं समझता हूं, मुझे ध्यान है इसका कोई उत्तर जो एंकर थे उनका उत्तर दिया नहीं जा सका, क्योंकि इसका कोई उत्तर है भी नहीं। यह कसौटी लोकतंत्र की हो भी नहीं सकती। और जो नरेंद्र भाई ने यह बात कही कि लोकतंत्र की कसौटी यह है कि एक भी व्यक्ति, कोई गरीब से गरीब व्यक्ति, उसकी भी सुरक्षा की चिंता, उसकी भी सब प्रकार की चिंता, यह लोकतंत्र की कसौटी है। और यदि एक व्यक्ति की, प्रत्येक व्यक्ति की चिंता यदि हो रही है तो मुस्लिम की भी चिंता हो जाएगी, सबकी चिंता हो जाएगी। क्या करना चाहिए? हाशिमपुरा केस आज भी अदालत में है, मुजफ्फरनगर के दंगों के आरोपी आज भी कटघरे में है। वो कौन सी पॉलिसी आज सेंटर को अपनाई जानी चाहिए जैसे ही प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, जिससे पहला मलहम लगे इस समाज में? क्या पॉलिसी होनी चाहिए? यदि शासक पक्षपाती है, यदि शासक दृढ़ नहीं है, यदि शासक वोटों की राजनीति के आधार पर निर्णय करता है, तो कभी भी उसकी विश्वसनीयता नहीं होगी। और यही होता आया है। मैं ये समझता हूं कि इस बार का चुनाव इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, ऐतिहासिक है कि वोट बैंक की राजनीति को पूरे देश ने नकार दिया है। वोट बैंक की राजनीति के माध्यम से ये जो जातिवादी राजनीति और सांप्रदायिक राजनीति, आरोप हम पर लगाया जाता था, परंतु सांप्रदायिक राजनीति हमारे अलावा सब करते थे। तो सांप्रदायिक राजनीति और जातिवादी राजनीति को एक प्रकार से पूरे देश ने नकारा है और इसलिए ये परिणाम आए हैं। मैं समझता हूं कि इस राजनीति को छोड़ करके सबको साथ लेकर के चलने की राजनीति, सबका साथ सबका विकास, ये खुद में इसका उत्तर है और इसके द्वारा सबको संतुष्ट किया जा सकेगा, सबकी चिंता की जा सकेगी। जहां इस चुनाव में भाजपा की बड़ी जीत हुई है, वहीं इस चुनाव में कांग्रेस की जबरदस्त हार हुई है। हाल तक तो आप कांग्रेस में ही थे जगदम्बिका जी, तो ये बताइए कि आपकी पुरानी पार्टी का क्या होगा? उम्मीद लग रही है या आपको लग रहा है सही फैसला कर दिया यहाँ पे? पुरानी पार्टी के बारे में, आपके पुराने बॉस का क्या होगा? पुरानी पार्टी के बारे में आपने देखा होगा कि जब एक तरफ महंगाई बढ़ रही थी तो मनमोहन सिंह जी कहते थे हर 3 महीने में कम हो जाएगी, और दूसरी तरफ जो हर घर की गृहिणियां थी, जब उन्होंने 6 सिलेंडर सब्सिडी के किए कि 6 सिलेंडर से ज्यादा नहीं मिलेगा, तो हर महिलाओं ने, हर घर की सबने आलोचना की। उस समय भारत की पार्लियामेंट में खड़ा हुआ राजेंद्र अग्रवाल जी और मेरे साथ अनुराग जी, बहुत लोग हैं। उस सवाल को मैंने उठाया कि 6 सिलेंडर की सब्सिडी की आप क्यों कर रहे हैं, इसको 12 करिए। तो ऐसे जावेद मियादाद के कितने सवाल हैं कि उस सरकार को मैंने इस बात को समझाने की कोशिश की, उस पार्टी से जुड़े रहने के बाद, यहां तक कि पार्लियामेंट के अंदर भी खड़े होकर के। नहीं, आप जो विरोध कर रहे हैं वो सवाल तो आपसे पूछा जा चुका है। विरोध पक्ष का काम, मैं बोल रहा हूं राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की कोई उम्मीद नजर आ रही है? अगर राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस को उम्मीद नजर आती तो जगदम्बिका पाल यहां नहीं बैठे होते। इससे साफ है कि राहुल गांधी के, तो फिर तो लोग कहेंगे कि आप मौका परस्त निकले। नहीं, क्यों? 18 साल की उम्र में मैंने कांग्रेस का झंडा उठाया था, 65 साल की उम्र में मैंने छोड़ा, जब उनका कहीं वजूद नहीं था। मैंने सारे संघर्षों में, इंदिरा जी से लेकर के राजीव जी के संघर्षों में रहा। अगर आज उनके हाथों में जयपुर में नेतृत्व मिला और अगर वो सही दिशा में नहीं जा रहे थे तो मैं समझा ही सकता था। अब वो दूसरी बात है कि कल इस्तीफे, तो अगर मोदी जी सही दिशा में नहीं गए तब क्या कीजिएगा? मैं समझता हूं कि मोदी जी सही दिशा में गए कि गलत। आप कहो, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि भारत की लोकतंत्र में
हम जो लोग भी जिस पार्टी के भी लोग जीत के जाते हैं सब कहेंगे ये लोकतंत्र का मंदिर है। क्या इसके इतिहास में कभी भी कोई प्रधानमंत्री उस लोकतंत्र के मंदिर में पहुंचा हो तो चौखट पे माथा टेका हो? आज तक मैंने तो नहीं देखा। तो अगर ये उसकी संवेदनशीलता है, ये उसकी संवेदनशीलता है, तो आज उन्होंने अपने व्यक्तित्व को आज एक नए कलेवर के रूप में आपने नहीं देखा। मोदी जी के बारे में अभी तक जो भी उनकी छवि बनाई जाए लगता था उनसे कठोर कोई है नहीं, लेकिन आज जो देश के प्रति उनकी संवेदनशीलता दिखी है, उन्होंने क्या कहा कि मेरी सरकार का पूरा फोकस गरीब के लिए होगा या हम गरीबों के लिए समर्पित करते हैं सरकार को, और उन्होंने कहा हम जिएंगे तो देश के लिए, गरीबों के लिए। तो उन्होंने तो आगे की शैली उन्होंने परिभाषित कर दिया और कहा कि हम 5 साल में अपनी रिपोर्ट कार्ड लेके आएंगे। तो उन्होंने खुद ही विपक्ष का भी काम कर दिया, राइडर भी लगा लिया, कमिटमेंट भी कर दिया, डिलीवरी की बात भी कर दी। तो आप मोदी की कार्यशैली के बारे में आप क्या कहते हैं? किसी को लगा था कि मोदी जी कभी रोएंगे? क्योंकि बड़ी उनकी कठोर एक छवि रही है निशंक साहब, कोई आयरन मैन उनकी अब तक इमेज रही है। क्या आपको लगा था कि इस तरीके से भावुक हो जाएंगे, आंखों में आंसू आ जाएंगे? जो व्यक्ति जितना कठोर होता है, हाँ। यदि उतने ही वो संवेदनशील भी होता है तो सोने में सुहागा होता है, और ये मान लेना चाहिए फिर कि उसके बराबर कोई हो भी नहीं सकता। आज नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से भारत माँ का जिक्र आते ही जो उनके आंखों से अश्रु की धार प्रवाहित हुई है, उसने ये साबित कर दिया कि नरेंद्र मोदी इस देश की आन बान और शान बचाने के लिए किसी सीमा तक अपना समर्पण कर सकते हैं, और ये पूरे देश पर आज देश के लोगों के मनों को, हृदयों को जीता है। और मेरा भरोसा है कि जितने वो कठोर हैं, जितने उनमें निर्णय लेने की क्षमता है, जो विजनरी हैं, वो मिशनरी हैं, इस देश को उसके शिखर तक पहुंचाने का मुहिम वो निश्चित रूप में इस टीम के साथ करेंगे। इससे पहले ये वाकई देखिए एक अद्भुत चीज इन्होंने बोली, हमारे जहन में तुरंत आया कि आज जो सेंट्रल हॉल में हो रहा था। मनोज तिवारी जी, आप तो बॉलीवुड से आए, फिल्मों में काम किया, उसके बाद आपने जिस तरीके से भोजपुरी फिल्मों में काम किया, जो आज हुआ, भारत में बहुत सारी फिल्में बनी होंगी राजनीति पर, लेकिन ऐसी स्क्रिप्ट किसी ने नहीं देखी, किसी ने नहीं लिखी, किसी नायक ने नहीं फिल्माई जो आज हुआ केंद्रीय कक्ष में। जिस तरीके से जो नजारा था सामने, ये वाकई पार्लियामेंट में सबसे पहले झुककर कलाकार जाता है तो मंच को प्रणाम करता है, लेकिन उस लोकतंत्र के मंदिर को छूते हुए जब आगे वो बढ़े, किसी को इसका एहसास नहीं था क्या बोलेंगे, किस रूप में, क्या सुनकर लगा। कोई स्क्रिप्ट नहीं थी, किसी पीछे से का कोई डायरेक्टर नहीं था, वो खुद ही नरेंद्र मोदी जो डायरेक्टर भी है, निर्देशक भी हैं, अदाकार भी हैं, कलाकार भी हैं, और संयोग से इतने सांसदों के महानायक हैं और इस देश के भी महानायक हो गए हैं। क्या आपने देखा और क्या महसूस किया? भाई साहब, मैं क्या पूरा वहाँ सेंट्रल हॉल में बैठा हुआ हर व्यक्ति आंसुओं में डूबा था। हम पहले से जानते, समझते, कल्पना करते तो बड़ा रुमाल लेके जाते, 3-4 लेके जाते। मैं सौभाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को कि मैं एक ऐसे ऐतिहासिक क्षण का हिस्सा बना हूँ। ऐसे सही समय पे मैं वहाँ पहुँचा कि मैंने सारी चीज़ अपनी आंखों से देखी हैं, और मुझे जयशंकर प्रसाद जी की वो लाइनें याद आ रही थीं। सदियों से ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इतराती है। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। क्या बात, क्या बात, क्या बात। इमरजेंसी के बाद ये नारे लगा करते थे सड़कों पर। प्रश्न जी, मैं पूछ रहा था कितनी लोगों के आंखों में आंसू आए जब मोदी जी रो गए? हाथ ऊपर कीजिए, कितने लोग मानने को तैयार है कि उनकी आंखों में उस वक्त आंसू है? अब जबरदस्ती करके हाथ मत ऊपर कीजिए, मतलब सही बताइए। हाँ जैन साहब, यशवंत सिन्हा जी के बेटे, वाकई में आपकी आंखों में आंसू आए कि चलो मोदी जी रोए तो हम ही बोल देते हैं? बिल्कुल आंखों में आंसू आए, क्योंकि आप कह रहे थे उनके बारे में कि वो कठोर हैं, परंतु मैं वह शब्द नहीं इस्तेमाल करूंगा, मैं दूसरे शब्द का प्रयोग करूंगा कि उनमें पैशन है। और वो जो पैशन है, जो प्रचार के समय, कैंपेनिंग के समय जो पैशन जो उन्होंने प्रस्तुत किया हमारे सामने, आज वही पैशन, देशभक्ति का जुनून जो उसमें है, आज वो पैशन हम लोगों ने इस तरीके से देखा, एक नम्रता से देखा। और उसको देखकर मैं तो ये दावा देता हूं कि हर कोई की आंख में आंसू होना चाहिए, क्योंकि इस व्यक्ति ने इस देश के लिए जो भी कुछ अर्पण किया है उसको हमें मान और सम्मान देना और चाहिए। कौन एमपी है जिसकी आंख में आंसू आए? जेंस जी से एक जवाब और चाहेंगे। हमको लगता है देश आपसे एक चीज जानना चाहेगा। पहला भाषण था किसी प्राइम मिनिस्टर का,
21वीं सदी का जिक्र करते हुए जिसने चकाचौंध की बात नहीं की, कॉरपोरेट की बात नहीं की, इंडस्ट्रीज की बात नहीं की, उसने गरीब की बात की, हाशिए पर पड़े तबकों की बात की। आपसे यह सवाल इसलिए क्योंकि इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में संयोग से आपके पिता यशवंत सिन्हा वित्त मंत्री थे। आप क्या सोचते हैं, नरेंद्र मोदी आर्थिक नीति, इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज कर देंगे इस दौर में जो चली आ रही थी? क्योंकि इससे पहले ट्रैक 2 को अपनाया गया था, बीजेपी ने अपनाया था। इस बार वो कोई ट्रैक नहीं होगा, बिल्कुल अलग होगा। देखिए, ये आप एक गलत ट्रेड ऑफ दिखा रहे हैं कि गरीबों के और इंडस्ट्री के बीच में कोई ट्रेड ऑफ है। देखिए, अगर आर्थिक व्यवस्था को आप आगे रफ्तार से दौड़ाइएगा, अगर इंडस्ट्री अच्छे करेगी तो जो उसमें सरप्लस आएगा, जो ग्रोथ आएगा, वो गरीबों के लिए जाएगा। क्योंकि यही तो हमारी कोशिश है कि सबको साथ लेकर सबका विकास करें, और सबका विकास तभी होगा कि अगर इंडस्ट्री को भी आगे बढ़ाएं और गरीबों को भी आगे बढ़ाएं। यानी ये एक फॉल्स ट्रेड ऑफ आप बना रहे हैं कि अगर गरीबों का हम लोग काम कर रहे हैं तो हम इंडस्ट्री का काम नहीं कर सकते। दोनों का काम बहुत लाजवाब तरीके से होगा। नेहरू इरा को हम देख रहे हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी। ये सब जो आप बातें कर रहे हैं, ये बातें बहुत, मतलब आज जिसको कहते हैं कि डस्ट हीप ऑफ हिस्ट्री है, उसकी आप बातें कर रही है। उससे हम लोग बहुत आगे बढ़ गए हैं, 21वीं सदी में आ गए हैं, जब हमें मालूम है कि अगर आदमी को देश को आगे बढ़ाना है, आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाना है, तो मार्केट्स का इसमें बहुत अहमता है, बहुत महत्व है। इसलिए जैसे मोदी जी ने खासकर अपने आप कहा है कि विकास एक जन आंदोलन है, यानी हर कोई को इस विकास में शामिल होना है, हर कोई को मेहनत करना है, चाहे वो इंडस्ट्री में हो, चाहे वो इस वर्ग से हो जिनको अभी वो साधन नहीं मिले हैं। और हमारे फिलॉसफी में और यूपीए के फिलॉसफी में एक बहुत खास अंतर है, एक विचारधारा का अंतर है। और आपको मालूम है कि राहुल गांधी जी जब वो प्रचार कर रहे थे तो वो अधिकार की बात करते थे, हरदम अधिकार की बात करते हैं। पर हमारी जो फिलॉसफी में, हमारे विचारधारा में अधिकार की बातें नहीं है, साधन की बातें हैं। यानी अगर हम सिंचाई दिलवा दें लोगों को तो एक नहीं 3 फसल काटेंगे, 3 फसल काटेंगे, आमदनी मिलेगी, काम मिलेगा, और जो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, वो भी कम होगा। आपको साधन देना, ये विचारधारा में बहुत भारी एक अंतर है, और ये हमारी फिलॉसफी है। ओके, ये झारखंड से आते हैं, हजारीबाग से आते हैं, और झारखंड की आर्थिक स्थिति के मद्देनजर इस देश के बहुतेरे राज्य याद आ सकते हैं। शेखावत जी जोधपुर से चुनकर आए हैं, मध्य प्रदेश का भी आ रहे हैं। शेखावत जी, क्या अंतर आता है जब कुछ दिनों पहले बीजेपी की सत्ता बनी, वसुंधरा राज्य की मुख्यमंत्री बनी, तुरंत लोकसभा के चुनाव आ गए? आपको क्या लगता है कि जब राज्य में जिसकी सरकार जिस पार्टी की रहे और सेंटर में जिसकी सरकार अगर उसी पार्टी की रहे, इससे स्टेट को कितना लाभ मिलता है, और अगर लाभ मिलता है तो राजस्थान में क्या कायाकल्प होने वाला है? मैं जोधपुर से चुनाव जीत के आया हूं और 4,10,051 वोटों से जीता हूं, और जो मेरे सामने प्रतिद्वंदी थी वे यूपीए गवर्नमेंट की संस्कृति मंत्री थी। पिछले 5 साल तक लगातार केंद्र और राज्य दोनों में यूपीए की सरकार थी, लेकिन फिर भी जिस तरह से सुशासन के अभाव में जैसी बदतर स्थिति राजस्थान में हुई थी, और पिछली वसुंधरा राजे जी की सरकार में जिस तरह प्रगति के बाद में राजस्थान एक बार अग्रणी राज्यों की श्रेणी में खड़ा हुआ था, वो राजस्थान लौट के फिर बीमारू राज्यों की श्रेणी में आ खड़ा हुआ। इसको बदलने के लिए राजस्थान की जनता ने एक राय होकर माननीय वसुंधरा राजे जी के नेतृत्व में नया राजस्थान बनाने का संकल्प लेकर के 163 सीटों का प्रचंड बहुमत दिया। निश्चित रूप से मोदी जी की जो अंडर करंट था उसका प्रभाव उस समय था। सिर्फ इसलिए जिक्र किया था, गुजरात के बॉर्डर पे चले जाइए, आपको वहां पर सैनिक जो होता है टोंटी खोलता है, पानी गिरता है। राजस्थान के बॉर्डर पे चले जाइए, पानी आज भी नहीं मिलता। ऐसा नहीं है कि राजस्थान में पानी नहीं मिलता। सीमा पर जहां सैनिक रहता है उसको अभी भी टैंकर से पानी जाता है, मुठों से पानी जाता है। हम गुजरात का जिक्र कर रहे हैं, गए हैं सीमा पर, हमने देखा है, पूरी पाइपलाइन नरेंद्र मोदी जी ने लगवा दी गुजरात। हाँ, तो इस चीज को मैं आपसे ज्यादा अच्छी तरह से मैंने महसूस किया है। चलिए क्योंकि प्रसून जी, मैं लगातार इस क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में आने से पहले पिछले 14 साल तक लगातार बॉर्डर पर जो संगठन काम करता है उस संगठन के साथ काम कर रहा था। इसलिए राजस्थान के बॉर्डर पर रहने वाले सीमा प्रहरियों का दर्द मैं अच्छी तरह से समझ सकता हूं, उनकी स्थिति को भी मैंने बहुत करीब से महसूस किया है। मैं शुरू करना चाहूंगा अंबाला से सांसद रत्नलाल कटारिया साहब से। जब हम मोदी की स्पीच सुबह सुन रहे थे, हमने देखा कि आप बहुत भावुक हो गए।
आपने कभी सोचा था कि मोदी जी इस तरीके से पार्लियामेंट के अंदर, सेंट्रल हॉल के अंदर रोने लगेंगे, और आप इतने इमोशनल क्यों? माइक आज जब मोदी जी बोल रहे थे तो मुझे उनका 15 साल पुराना हरियाणा का एक समापन भाषण याद आ रहा था। मैं तब भी अंबाले का सांसद था और बीजेपी हरियाणा का अध्यक्ष था। तो मोदी जी ने मां से ही शुरू किया, और जो थीम, जो विजन आज उन्होंने रखा कि भारतवर्ष के अंदर किस तरह से गरीबी है, कुपोषण है, और किस तरह से गरीबों के ऊपर अत्याचार हैं, वो सारा बातें उस समय उन्होंने की। तो उसके कुछ दिन के बाद मुझे मौका मिला, सरदे अटल बिहारी वाजपेयी जी मुझे यूएनओ में ले गए, और जो वहां पर मुझे बोलने के लिए जनरल असेंबली में टॉपिक मिला वो भी इससे मिलता जुलता था। तो आज जब वो हमारे प्रभारी थे, आज वो हमारे प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, तो एक प्रभारी के समय का जो विजन मैं कल्पना कर रहा था अपने माइंड के अंदर कि आज उनको अब मौका मिलेगा, जो चीजें उन्होंने आज से 15 साल पहले हरियाणा की एक बैठक में बोली, आज वो सब उनके हाथों से ही संपन्न होगी और भारत अमेरिका और चाइना से भी पावरफुल राष्ट्र बनेगा। ये सब सोचकर मैं थोड़ा भावुक हो गया। नहीं, ये डायलॉग तो बड़ा जबरदस्त है कि अच्छे दिन आने वाले हैं, लेकिन महेश गिरी जी, क्या आपको वाकई में लगता है कि मोदी के नेतृत्व में हिंदुस्तान के अच्छे दिन आएंगे? क्योंकि वायदा करना बड़ा आसान है, स्लोगन देना बड़ा आसान है, उस वायदे को हकीकत में बदलना बहुत मुश्किल। देखिए, एक मजे की बात कहना चाहूंगा। पिछले प्रधानमंत्री थे, अर्थशास्त्र में बहुत निपुण थे, बहुत बड़ी डिग्री थी। तो इस देश की अर्थव्यवस्था सबसे ताकतवर होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी इस देश में रुपया गिरा, अर्थव्यवस्था डगमगा गई। तो इस देश को यह पता चल गया कि इस देश के मजबूती के लिए और कुछ करने के लिए, कर दिखाने के लिए केवल सिर्फ डिग्री ही हो ऐसा नहीं है, डिग्री के साथ साथ अच्छी नीयत भी होनी चाहिए। आज नरेंद्र मोदी जी को जब देखते हैं, भले उनके पास वो अर्थव्यवस्था की डिग्री ना हो, लेकिन गुजरात में उन्होंने जिस तरह से इकोनॉमी को स्ट्रांग करके दिखाया, तो ये दिखाती है कि उनकी नीयत और उनकी हिम्मत और उनकी समझदारी, उनका अनुभव कितना प्रगाढ़ है, जिससे भारत को जरूर फायदा मिलेगा। और हम पूरी जो सेना यहां पर है, हम मानते हैं कि मोदी जी, कई जगह पर ऐसी बात आती है कि मोदी जी 5 साल में क्या करके दिखाएंगे। तो मैं कई बार ऐसा कहता हूं कि रेलगाड़ी के इंजन को जब आप देखते हो तो डिब्बे जो है उससे चिपके होते हैं। इंजन कितना दमदार है, रेलगाड़ी के डिब्बे भी वैसे ही दौड़ते हैं। तो हम ये समझते हैं मोदी जी इंजन है, उनका अनुभव है, उनकी गति अपनी है, और उसके साथ ये पूरी सेना अलग के भारत का विकास मालगाड़ी बिल्कुल की स्पीड पे दौड़ेगी कि चीनी या जापानी ट्रेन की स्पीड पे दौड़ेगी? देखिए, उन्होंने तो उदाहरण भी दिया था, उन्होंने बुलेट ट्रेन का, चतुष्कोण बुलेट ट्रेन का उदाहरण दिया था। और जब जब उन्होंने कुछ कहा है, उन्होंने करके दिखाया है, क्योंकि उनका स्वभाव, उनका कर्तृत्व वैसा है, अनुभव उतना उनका प्रगाढ़ है। नहीं, यकीनन देखिए 2-3 सवाल इसमें निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि पहली बार एक ऐसा मौका आया, हम आप लोग को बतला दें, आप लोग तो सेंट्रल हॉल में थे, लेकिन आज तक का कैमरा हर जगह था, और संयोग से आज तक उस वक्त नरेंद्र मोदी की माता जी देख रही थी, वह भी देख रही थी, और उनकी आंखों में भी पानी आ गए, और वो भी हमने कैमरे में कैद किया कि एक मां के दिल में क्या उस समय बीत रही होगी, जिस समय उनका बेटा ये कहते कहते खामोश हो गया, गला भर्राया, पानी पिया, किसी तरीके से अपने आप को सहेजा। आज तक ने आज गांधीनगर में उस क्षण को भी पकड़ा। लेकिन इस जिक्र को जरा हम आगे ले जाते हैं, चूंकि हमारे साथ पाटिल साहब, आप तो नवसारी से आते हैं, गुजरात में, और ये सवाल हर जहन में आता है, माइक पकड़िए, और ये सवाल हर जहन में आता है कि गुजरात में ऐसा क्या है जिसकी तासीर हिंदुस्तान अब देखना चाहता है, और उस तासीर के आसरे युवा नारे लगाने लगे। अब की बार मोदी सरकार, ये जिक्र होने लगा, अच्छे दिन आने वाले हैं, हर हर मोदी, घर घर मोदी, ये सारे नारे लगने लगे। ये कहीं नारे बन के ना रह जाए, ये बड़ी जिम्मेदारी, और इसका एहसास आज भाषण में तो नजर आया था। लेकिन आप चूंकि खुद गुजरात से आते हैं, तो आप इसको किस रूप में देखते हैं, सीआर पाटिल साहब? देखिए, गुजरात में जो डेवलपमेंट हुआ वो पूरे देश से देखा है। ये जो वोटिंग हुआ है इस बार, वो नारे के आधार पर नहीं हुआ। गुजरात का डेवलपमेंट जो देखा है, और गुजरात के अंदर पूरे देश के सभी राज्य के लोग रहते हैं। मेरी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ पर 16 स्टेट के, अलग अलग स्टेट के लोग वहाँ रहते हैं,
और उन्होंने यही बात अपने स्टेट में जाकर की है कि हम उनको क्या मिलता है। जो कहते हैं कि हमारे यहाँ कभी पावर जाता नहीं, आपके यहाँ कभी आता नहीं। तो ये जो बात है, आपने खुद कहा कि जो पानी बॉर्डर तक सैनिकों को मिल जाता है तो गांव में तो मिलना ही मिलना है। एक बात बताइए, सौरभ पटेल साहब वहीं रहेंगे कि यहाँ आ जाएंगे? ऊर्जा मंत्री है वो वहाँ के। नहीं, वो तो अभी धारासभ्य है तो वो तो दिल्ली लाया वहाँ जाएगा। रहेंगे, मगर जो किया है उसका जो कैप्टन होता है उसी को उसका जस होता है। और मोदी साहब के अगर नियत नहीं होती तो कभी नहीं हो पाता। और ये सिर्फ पावर की बात नहीं है, सिर्फ पानी की बात नहीं है। यहाँ जो पानी मिलता है वो शुद्ध पीने लायक पानी मिलता है। वहाँ एजुकेशन के ऊपर इतना काम हुआ कि 5 साल का बच्चा समय पे स्कूल पे गया कि नहीं, ये मुख्यमंत्री ने उसके लिए चिंता की है। जो लड़का ग्रेजुएट होकर बाहर निकला है उसको अपनी लायकात के मुजब काम मिला कि नहीं, उसकी चिंता भी मुख्यमंत्री ने उस टाइम की है। और इसी की वजह से कई सालों से वहाँ रोजगार मेला होता है और लाखों युवाओं को वहाँ नौकरी मिलती है। यही कांग्रेस की केंद्र सरकार ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि जो देश में 100 नौकरियां आती है नहीं, उसमें से 71 तो गुजरात से आती है। तो ये तो कांग्रेस ने कहा है। तो मुझे लगता है कि यार नारे की कोई बात ही नहीं है, यहाँ बात काम की है, विकास की है। और पहली बार मैं तो इलेक्शन में जब प्रचार कर रहा था तो मैं ये कह रहा था कि आप देखिए कि ये जो बुद्धिजीवी है, जो पत्रकार है आप जैसे, और जो इतिहासकार है, उन्होंने 16 तारीख के पहले कभी सोचा नहीं कि जिसको सांप्रदायिक कहकर कांग्रेस सहित बाकी जो पार्टियों ने बहुत गालियां दी, कोई बाकी नहीं रखी कसर, उसी ने साबित कर दिया कि वो बिन सांप्रदायिक है। और बिन सांप्रदायिकता क्या है, उन्होंने पहली बार, ये जनादेश इस बात का प्रमाण है मेरे ख्याल से। जनादेश से हम आ रहे हैं। देखिए ये ऐसी चीजें हैं जिसमें आज हमारे साथ पलामू से आए हुए सांसद भी हैं। पहले भाषण में इस देश के राष्ट्रपति ने पलामू का जिक्र किया था और बस्तर का भी जिक्र किया था, वहां के भी सांसद हैं। जिस बनारस से नरेंद्र मोदी जीते हैं, बीएचयू के प्रेसिडेंट रहे भरत सिंह भी हैं, जिन्होंने चंद्रशेखर जी के बेटे नीरज कुमार को हराया। सबसे बात हो रही है।